स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके पास आई हूँ एक और चैप्टर लेके। जी हाँ, हमने पिछले दिनों डिस्कस कर ही लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे चीज़ों के बारे में। हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है और डोमेस्टिक टेरिटरी नेशनल इनकम में क्यों इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। डोमेस्टिक टेरिटरी के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से देखें। आज इसके आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुछ और टर्म्स के बारे में आपको बताऊंगी। टर्म्स क्या है? टर्म्स ये है कि आपने बहुत बारी सुना होगा नॉर्मल रेसिडेंट। रेसिडेंट होता कौन है या क्या है और नॉर्मल रेसिडेंट उसे क्यों कहा जाता है? जी बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। नॉर्मल रेसिडेंट एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्मल रेसिडेंट एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। Who ordinarily resides in the country for a period of more than 1 year and whose center of economic interest also lies in that कंट्री। मतलब नॉर्मल रेसिडेंट यानी कि वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन जो आमतौर पे किसी कंट्री में 1 साल से अधिक पीरियड तक रहता है और उसका सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसी कंट्री में होता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। इसके आगे कुछ और टॉपिक्स देख लेते हैं, कुछ और नए चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि और एक चीज़ है फैक्टर इनकम। इनकम तो सबको मालूम है, जो पैसा हमारे पास आता है वो हमारा इनकम है। लेकिन फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम स्टूडेंट्स इज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन है भाई? 4 चीज़ें हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन चारों को जो पेमेंट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। अब उनको क्यों मिलता है? उनको इसलिए मिलता है कि दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और उनको क्या मिलता है? फैक्टर इनकम बेस्ट एग्जांपल्स आर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। So what is factor income? Factor income is the income received by factors of production for rendering factor services in the process of production and examples are rent, wages, interest and profit. अब फैक्टर इनकम के बाद बारी आती है ट्रांसफ़र इनकम की। अब मैं आपको बता दूं फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में बेसिक डिफरेंस क्या है। जी हाँ, फैक्टर इनकम जो है वो बायलैटरल है, यानी कि लेन और देन, इस हाथ से दो उस हाथ से लो। एक बंदा जो काम करता है उसके बदले में उसको वेजेस मिलता है, वो दे रहा है अपना श्रम, अपना लेबर, और बदले में क्या ले रहा है? वेजेस। तो ये हो गया बायलैटरल। सो फैक्टर इनकम इज बायलैटरल एंड याद रखिए फैक्टर इनकम हमेशा नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय कंसिडर किया जाता है। वेरेज देख लेते हैं ट्रांसफर इनकम क्या होता है। ट्रांसफर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। हम ऐसे कुछ पैसे पाते हैं, ऐसे कुछ इनकम कमाते हैं जिसके बदले हम कुछ नहीं करते हैं, यानी कि इन रिटर्न वी डोंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव। यानी कि ट्रांसफर इनकम इज यूनिलेटरल। गिफ्ट्स, ग्रांट्स, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसफ़र इनकम है। स्टूडेंट्स में बताना चाहूँगी जैसे फैक्टर इनकम के बिना नेशनल इनकम अधूरा है, वैसे ही बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, फैक्टर इनकम को हमको कंसिडर करना ही पड़ता है नेशनल इनकम कंप्यूटेशन के समय, बट ट्रांसफ़र इनकम को कभी भी हम नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं क्योंकि बायलैटरल इनकम ही नेशनल इनकम का हिस्सा होता है। इसके बाद बारी आती है कुछ और नए चीज़ों की। जैसे कि एक और नया चीज़ है मेरे सामने दिख रहा है, फाइनल गुड्स। हमको सबको पता है फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। वो सारे चीज़ें या तो डायरेक्ट हम जिसको कंज्यूम कर लेते हैं या तो जिसको हम खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे। जैसे कि फाइनल गुड जब कंजप्शन पर्पस में लिया जाता है, जैसे हम लोग दूध खरीदते हैं रोज़, हाउस होल्ड जब दूध खरीदता है वो हो जाता है उसका कंजप्शन गुड्स। दूध, वेजिटेबल, जो भी हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में खरीदते हैं तुरंत यूज़ करने के लिए, दे ऑल आर फाइनल गुड्स। ठीक है। रेडीमेड ड्रेस वेयर्स हम लोग लेते हैं, पहनते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, पहनते हैं, तो दे आर ऑल्सो नोन एज फाइनल गुड्स। वेयर इज
फाइनल गुड्स विच आर यूज फॉर कंजप्शन। उसके बाद फॉर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, मैंने आपको दो हिस्सों में बांट के दिखा, फाइनल गुड्स फॉर कंजप्शन एंड फाइनल गुड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब फाइनल गुड्स इन्वेस्टमेंट कैसे होता है बेटा, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री या कोई बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन कोई ह्यूज मशीनरी खरीदा, तो ये तो आप एक दिन में यूज नहीं कर पाएंगे, ये आप खरीद रहे, मेनली आपका इंटेंशन है टू इन्वेस्ट, राइट। आपके पास एक मशीनरी होगा, उससे आप फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। तो एक ह्यूज मशीनरी स्पेशली हम लोग जब इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं वो भी फाइनल गुड है, बट उसका पर्पज बदल जा रहा है, वो कंजप्शन के लिए नहीं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। इसके आगे बढ़ते हैं और है इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं या तो जिनको हम खरीद के रीसेल करते हैं यानी वापस से बेचते हैं, या तो हम लोग उसको यूज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि फर्दर प्रोडक्शन उसी साल में हो जाना चाहिए, यानी कि अकाउंटिंग ईयर अगर अपन ले रहे हैं 2018 टू 2019, तो 2018 टू 2019 में ही हमारा ये यूज हो जाना चाहिए। इंटरमीडिएट गुड्स जो है या तो फॉर रीसेल, यानी कि एक डेयरी शॉप क्या करता है, रोज दूध खरीदता है दूध वालों से और उसको पब्लिक को बेचता है ना, तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड हुआ। फॉर रीसेल तो एग्जांपल भी मैंने वही लिया, देखो परचेज फॉर रीसेल में मैंने क्या लिया, मिल्क परचेज बाय अ डेयरी शॉप। और क्या है, परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे सेम स्वीट शॉप, स्वीट कॉर्नर्स, डेयरी फॉर्म्स क्या करते हैं, दूध खरीदते हैं क्या करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स, डेजर्ट्स, ये सब प्रिपेयर करने के लिए, कर्ड बटर मिल्क एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए भी वो खरीदते हैं किसको, मिल्क को। सो दो प्रकार के यूज़ हमने देखे इंटरमीडिएट गुड का, या तो रीसेल या तो फर्दर प्रोसेस और फॉर प्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं कंजप्शन गुड्स के बारे में। जी हाँ, कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन डायरेक्टली सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंजम्पशन गुड वो गुड है जो कि डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं या कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकते हैं। सारे चीज़ें हम लोग लेते हैं, टीवी खरीद के लाए, क्या करने, सीधा सीधा स्विच ऑन किए, एंटीना लगाए, जो भी लगाए और टीवी देखना चालू। बुक, नया बुक खरीदे और तुरंत उसको यूज़ करना चालू कर दिए। सो दिस आर ऑल कंजप्शन गुड्स। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, कंजप्शन गुड्स 4 हिस्सों में बटा हुआ है। कंजप्शन गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड वन इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल गुड एंड फोर्थ वन इज सर्विसेज। तो फिर से शुरू करते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। आपको सबको पता है ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जो लंबे समय तक हमारे साथ रहता है वो होता है ड्यूरेबल गुड्स। उसको भी हम कंजप्शन गुड ही कहेंगे। सेमी ड्यूरेबल और ड्यूरेबल में अंतर ये है, ड्यूरेबल जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जैसे हम लोग प्लांट, मशीनरी, कुछ कुछ चीज़ें लेते हैं ना, वो हो गया आपका ड्यूरेबल। और घरेलू सामान के मतलब हम लोग ले ले फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। सेमी ड्यूरेबल यानी कुछ दिनों तक रहे, क्रॉकरीज हो गया, कपड़े लत्ते हो गए, इनका कोई बहुत लंबा भविष्य नहीं होता है। सो द गुड्स विच लास्ट फॉर अ फ्यू months or year known as semi durable, but durable goods are long lasting goods. Whereas what are non durable goods? Non durable goods are also known as perishable goods, and perishable goods आपको सबको पता है, दूध वगैरह, वेजिटेबल हो गया, ये सारी चीज़ें जो कि 24 आवर्स भी मुश्किल से ताज़ा रहते हैं या तो स्पॉइल हो जाते हैं, दे आर ऑल नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। बट सर्विसेज, जी हाँ, व्हाट एम आई डूइंग नाउ? I am teaching you all. This is a service. Service is also consumption good. So consumption good 4 हिस्सों में बटा है। इसको पॉज करके एक बार आप देख लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। इसके बाद बारी आती है कैपिटल गुड्स की। जी हाँ, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल भी लिया, जो ड्यूरेबल गुड्स है वो भी आपको लॉन्ग लास्टिंग दिखेंगे। और कैपिटल गुड्स मतलब बेसिकली दोज फाइनल गुड्स विच आर एक्वायर्ड इन एन इंटेंशन टू टेक देयर हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बेटा कैपिटल गुड्स को फाइनल गुड्स कहा जाता है और वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन में मदद करते हैं, अपने आप को नहीं बदल देते हैं। सो दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज लाइक प्लांट्स एंड मशीनरीज एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने कुल मिला के कुछ इन्वेस्ट किया बड़ा सा बाय वे ऑफ बहुत तरीके हैं इन्वेस्ट करने का, या तो आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा या फैक्ट्री खरीदा या कुछ भी खरीदा। जब हम उससे कोई डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं किए हैं और हमने एक अमाउंट स्पेंड किया है, उसको अगर हम लोग टोटल किसी को कोई पूछ रहा है और बताना चाहते हैं, जैसे कि मेरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया 2 लाख, बट मैंने उसमें से कोई डेप्रिसिएशन को माइनस ही नहीं किया है, तो ये कहलाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है मालूम है? द एक्चुअल एडिशन मेड टू द टोटल कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ग्रॉस में फर्क और ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि इट इज़ द टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वेयर इज नेट इन्वेस्टमेंट इट इज़ द एक्चुअल एडिशन मेड टू द टोटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। यानी ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे नेट इन्वेस्टमेंट में। अगला टर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको मालूम है, सारे प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी माइनस सब्सिडीज, जो हमारे पास सब्सिडीज आया है उसको वहां से हटा देने का, तो इट इज एडजस्टेड आईटी। डेप्रिसिएशन सबको पता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, वेयर एंड टियर एक्सेट्रा। और क्या है ना, आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि NFIA। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आपने जब फ्रॉम अब्रॉड आपने जो फैक्टर इनकम बाहर से कमाया है बियॉन्ड डोमेस्टिक टेरिटरी, और आप जो फैक्टर इनकम बाहर वालों को दे रहे हो टू अब्रॉड, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और आप पहुंच जाओगे NFIA में। सो आज के लिए मैंने चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चीज़ें लाने की कोशिश की। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने निकाला है, मैं एक झलक उसका भी दिखा दूँ। आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट करिए, इनका भी सोल्यूशन आप निकालिए। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको CBSE में भी आते हैं। सो आप ये चैप्टर को, मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए और पॉज करके ये नोट्स को भी आप लिख लीजिए। इन दिस वे होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आपके मन में जो भी शंका है, जो भी क्वेश्चंस है, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि उसका भी समाधान मैं अगले वीडियोस में कर सकूँ। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.